सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज 29 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम प्रश्न में महामहिम राष्ट्रपति जी का छोटा सा बयान है। देश में लगातार बढ़ रहे महिला अपराधों को लेकर और उन्होंने कहा है कि बस बहुत हो चुका, स्तब्ध और व्यथित हूँ। उन्होंने चिंता व्यक्त की हाल ही में कोलकाता में हुई आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुर्घटना को लेकर भी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बेल को लेकर कहा है कि बेल अधिकार है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में भी बेल देनी चाहिए। और वायु प्रदूषण 12 साल घट सकती है दिल्ली के लोगों के जीवन प्रत्याशा। ये रिपोर्ट है दिल्ली में जो वायु प्रदूषण की समस्या है उससे जीवन का जो लाइफ टाइम है उसमें गिरावट आ सकती है। राष्ट्रीय राजधानी ने वायु प्रदूषण की वजह से यहाँ के बाशिंदों के जीवन प्रत्याशा वैश्विक मानकों के लिहाज से करीब 12 साल कम हो सकती है। 12 साल कम हो सकती है, इस में कैलकुलेट करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बच सकती है पोल्यूशन होने के बाद। दिल्ली विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल है। हालांकि देश भर में वायु प्रदूषण के स्तर में गिरावट से भारत में जीवन प्रत्याशा 51 दिन की बढ़ोतरी हुई है। देश में वर्ष 2021 की तुलना में 22 सूक्ष्म कण प्रदूषण बेसिकली पीएमआई में पार्टिकुलेट मैटर जो होता है आपका 19.3% की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। मतलब अब जो है जो पार्टिकुलेट मैटर है जो पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में था अब वो कम पाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की वार्षिक अध्ययन रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 24 शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट का नाम है वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक, कि उत्तर भारत में सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक दिल्ली के लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानदंड की तुलना में औसतन 11.9 वर्ष जीवन प्रत्याशा होने की राह पर हैं प्रदूषण के कारण। तो ये रिपोर्ट अभी हाल ही में आई शिकागो यूनिवर्सिटी की तरफ से और ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार समय रहते इस पर कदम उठाए। भारत में वर्ष 2022 में PM 2.5 सांद्रता करीब 9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी, जो 2021 के मुकाबले 19.3% कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्रदूषण कणों की सबसे कम गिरावट पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बांकुड़ा जिलों में देखी गई है। इसके धनबाद, पूर्वी पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम मेदिनीपुर और बोकारो जिलों में प्रदूषण में गिरावट दर्ज की गई है। आगे बढ़ेंगे और आज के संपादकीय में शुरुआत करेंगे कल्प मेधा से। और कल्प मेधा में आज रॉबर्ट ग्रीन इंसेल जी के कहना है कि बिना शिक्षा के कॉमन सेंस या विवेक होना शिक्षा प्राप्त करके भी कॉमन सेंस या विवेक ना होने से 1000 गुना बेहतर है। मतलब कि शिक्षा सिर्फ एजुकेटेड होने से कुछ नहीं होता है, कॉमन सेंस जीवन में होना चाहिए। आप पढ़े लिखे भी हैं मगर आप में कॉमन सेंस ही नहीं है तो आपका पढ़ा लिखा होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रॉबर्ट ग्रीन इंगरसल साहब ने कितनी अच्छी बात कही है। और फिलहाल आज का प्रथम लेख है वृद्धि दर और अर्थव्यवस्था का सच। देखते हैं क्या है वृद्धि दर, क्या कहते हैं अजय जोशी साहब। कोरोना के चलते वर्ष 20 से 22 तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वर्ष 22 के अंत से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आना शुरू हुआ। इस महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को कुछ अर्थशास्त्री अंग्रेजी अक्षर के आकार की वृद्धि मान रहे हैं, जिसमें अमीर और अमीर होते जा रहे और गरीब। अगर हम के अक्षर की कल्पना करें तो इसमें दो रेखाएं नज़र आती हैं। बेसिकली साथियों, हम ग्रोथ रेट को मेजर करने के लिए ग्राफ्स चार्ट्स होते हैं। यहाँ पे हम के शेप चार्ट की बात कर रहे हैं। मैं इसको नीचे बना लेता हूँ ताकि आपको भी पढ़ते पढ़ते समझ में आए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। के शेप, अगर हम के अक्षर की कल्पना करें तो इसमें दो रेखाएं नज़र आती हैं। एक रेखा ऊपर की तरफ जाती है और दूसरी नीचे की तरफ। अर्थव्यवस्था में अंग्रेजी अक्षर के
आकार की वृद्धि ये बताती है कि इसमें कुछ उद्योग और व्यावसायिक समूह ऊपर उठ रहे हैं, जबकि अन्य नीचे की ओर जाते हुए संघर्ष करते लग रहे हैं। मतलब कि जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे वैसे कुछ उद्योग तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मगर कुछ उद्योग नीचे की तरफ जा रहे हैं। इस वृद्धि में मोटे तौर पर पूरी अर्थव्यवस्था में सुधार होता प्रतीत होता है। अच्छा, इस के शेप्ड इकोनॉमी में हमें लग रहा होता है कि भैया अर्थव्यवस्था कितनी बढ़िया ग्रो कर रही है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। जबकि सुधार सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं होता है। इसमें कुछ क्षेत्र ठीक हो पाते हैं, जबकि अन्य अन्य को संघर्ष करते रहना पड़ता है। इसे संगठित क्षेत्र आगे बढ़ता है तो असंगठित क्षेत्र पीछे बना रहता है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कोरोना काल में बाद जहां समाज के संपन्न वर्ग द्वारा अधिक खर्च करने के कारण महंगे सामान की मांग में वृद्धि हुई है, वहीं आमजन की ज़रूरत की वस्तुओं के बाजार की मांग में कमी आई है ना। तो देखिए, जितने लग्जरी आइटम्स वगैरह भले ही उनकी डिमांड बढ़ गई है महंगे आइटम्स की, मगर जो सामान्य जीवन के प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड कम हो गई। मतलब कि अमीर व्यक्ति तो और अमीर हो चुका है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। हालांकि सरकार और कुछ आर्थिक विश्लेषक के आकार की वृद्धि के विचार को खारिज करते हैं। उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक वृद्धि हो रही है, लेकिन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में यह विभाजन स्पष्ट नज़र आता है। अच्छा, जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स होता है आपका आईआईपी ऑफ प्रोडक्शन, आईआईपी, ये असल में उद्योग में क्या किस हिसाब से ग्रोथ हो रही है इसको दर्शाता है। ये कुछ अलग सच्चाई दिखा रहा है। में विभाजन स्पष्ट नजर आता है। ये सूचकांक विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की वृद्धि दरों का मापन करता है। वित्त वर्ष 14 से आईआईपी 3.3% था, वित्त वर्ष 24 में बढ़कर 5.5% हो गया। इसमें वृद्धि मुख्य रूप से सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास हेतु किए जाने वाले खर्च, जो कि मुख्य रूप से इस्पात और सीमेंट आदि की मांग में वृद्धि के कारण हुई है। उपभोक्ता आधारित उद्योग जैसे उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और गैर टिकाऊ जैसे खाद्य, परिधान, किराना आदि में बढ़ोतरी की दर कम हुई है या घटी है। मतलब कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, उपभोक्ता आधारित उद्योग जैसे उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ जैसे खाद्य, परिधान, किराना आदि में बढ़ोतरी की दर कम हुई है। असंगठित क्षेत्र महामारी के पहले के कारोबार वाली स्थिति में अब भी नहीं पहुंच पाया है। और जितना भी आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या छोटा मोटा जो कारोबारी लोग होते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, वह आज भी बुरी तरीके से लो ग्राफ पे जा रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार भीषण गर्मी और मानसून से देरी की वजह से रोजगार के लिहाज से जून 24 का महीना असंगठित क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं रहा। खरीफ फसलों के बुवाई सीजन की शुरुआत में रोजगार की उम्मीद में 70 लाख से अधिक लोग जून में श्रम बाजारों में शामिल हुए, लेकिन उनमें अधिकांश को निराशा हाथ लगी। श्रम बाजारों ने उन्हें जोड़ने के लिए अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के बजाय विद्यमान रोजगार में भी कटौती कर दी। एम्प्लॉयमेंट एक समस्या बनती जा रही है। मतलब देखिए आपकी ये भी हो रहा है, श्रम बाजारों ने उन्हें जोड़ने के लिए अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के बजाय विद्यमान रोजगार में भी कटौती कर दी। इससे रोजगार ढूंढने वालों की संख्या और बढ़ गई। इसी प्रकार लगभग 90 लाख छोटे व्यापारी ढूंढने वालों और दिहाड़ी मजदूर, जिनमें कृषि मजदूर भी शामिल थे, श्रम बाजार से बाहर हो गए हैं। लेबर फोर्स से हमारे देश के असंगठित श्रम बाजार में कोरोना काल के बाद भारी उतार चढ़ाव रहा। इसकी दिशा अधिकांशतः नकारात्मक ही रही। जून 24 में असंगठित क्षेत्र की दृष्टि से काफ़ी मुश्किल का भरा महीना रहा। इस अवधि में असंगठित क्षेत्र कुल रोजगार 28 लाख की गिरावट देखने को मिली। मतलब साथी चिंता का विषय है हमारे लिए कि ग्रोथ हो तो रही है, मगर किस हिसाब से हो रही है, इसका नुकसान सामान्य असंगठित क्षेत्र को झेलना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में जून में 1.7 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया। चिंताजनक है कि इस क्षेत्र में मार्च 24 से ही रोजगार में लगातार गिरावट आ रही है। व्यवसायिक क्षेत्र में भी रोजगार में 50 लाख की गिरावट रही है। इस नुकसान का अधिकांश असर ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार असंगठित क्षेत्र की तुलना में संगठित क्षेत्र में नौकरियां बढ़ी हैं।
जून 24 में वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या 28 लाख बढ़ गई है। मतलब जो सैलरीड क्लास है अब वो बढ़ती जा रही है, मतलब लोग जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं उनमें ज्वाइन कर रहे हैं। और जून 24 तक आते आते 28 लाख एडिशनल लोगों ने एम्प्लॉयमेंट लिया है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। संगठित क्षेत्र में पैदा हुए रोजगार को लेकर ईपीएफओ द्वारा जारी पिछले 4 वर्ष के आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 19-20 से 22-23 में दौरान 4.86 करोड़ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में जुड़े हैं। एसबीआई रिसर्च ने अपने आंकड़ों में बताया कि दोबारा नौकरी पाने वाले या फिर से ईपीएफओ में पंजीकरण कराने वालों की संख्या 2.27 करोड़ रही है। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में 8.23 लाख नए कर्मचारी नए पेंशन स्कीम में जुड़े हैं। इसमें राज्य सरकारों के 4.66 लाख गैर सरकारी क्षेत्रों के 2.30 लाख और केंद्र सरकार के 1.29 लाख कर्मचारी जुड़े हैं, पेंशन स्कीम्स में लोग जुड़े हैं। रोजगार में कमी और वृद्धि के साथ साथ आय में समानता के आकार की वृद्धि की अवधारणा को बल देती है। के शेप इकोनॉमी जो चल रही होती है उसमें आपको दिख तो रहा होता है कि ग्रोथ तो हो रही है, विकास भी हो रहा है, मगर इस एक क्षेत्र ऐसा भी होता है जो कि गर्त की तरफ जा रहा होता है। बहुत ही अच्छा लेख है, मतलब इतनी बढ़िया बात इन्होंने पॉइंट आउट करी है इकोनॉमी को लेकर। मतलब आपको एक तरफ दिखेगा जरूर कि अरे वह उद्योग आगे जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, मगर रियलिटी में जो ज़्यादातर सामान्य जीवन के कारोबार होंगे, सामान्य जीवन के कार्य होंगे, असंगठित क्षेत्र के कार्य होंगे, वो गिरावट की तरफ जा रहे हैं, उनको आय बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। संगठित और संगठित क्षेत्र में रोजगार के आंकड़ों पर विभिन्न आय वर्ग के व्यक्तियों में उपभोग उत्पादों की मांग में कमी और वृद्धि से मोटे तौर पर यही लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था में के आधार की वृद्धि की दिशा में है। लेकिन अगर हम समग्र रूप से स्वाधीनता के 77 वर्षों में अर्थव्यवस्था की दिशा का अध्ययन करें तो देश में अमीर लोगों की और अमीर होने और गरीब लोगों की और गरीब होने की स्थिति आज़ादी से लेकर आज के दौर तक बनी हुई है। सभी सरकारों ने इस खाई को पाटने पर भरसक प्रयास किए, लेकिन बढ़ती आबादी और देश की बड़ी अर्थव्यवस्था में यही खाई आज तक बनी हुई है। अजय जोशी साहब ने बहुत सही बात कही। असल में कभी कभी हमें जो दिख रहा होता है वो होता नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि कोई चीज़ बहुत आगे जा रही है, सरकार को उन क्षेत्रों का भी ध्यान देना चाहिए जो कि गिरावट की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि भारत में मेजॉरिटी, मैं तो मानता हूँ कि 80 से 90% लोग आय रोजगार के लिए असंगठित क्षेत्र और छोटे कार्यों में जुटे हुए हैं। और ऊपर के कारोबारियों में तो बहुत मात्र 1% या शायद 10% लोग भी नहीं हैं जो कि बड़े काम करते हैं, बड़े कारोबारी हैं, उद्योगपति हैं। ये है भारत। भारत तो ये भी हैं, मगर ज़्यादातर भारत यहाँ बसता है और इनको समस्याएं हो रही हैं, रोजगार से लेके आय की चुनौतियों को झेलना पड़ा है। अगला लेख है प्रतिरोध का स्वर। लगा था कि सर्वोच्च न्यायालय की दखल के बाद कोलकाता चिकित्सक बलात्कार और हत्या मामले को लेकर उभरे लोगों का रोष कुछ कम हो जाएगा, मगर वह और बढ़ता जा रहा है। अदालत ने घटना के विरोध में आंदोलन कर रहे चिकित्सकों से काम पर लौटने की अपील की थी। मामले पर कार्रवाई में बरती गई शीघ्रता और लापरवाहियों को लेकर पुलिस और चिकित्सीय प्रशासन को फटकार लगाई थी, मगर उससे लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा है। मंगलवार को पश्चिम बंगाल छात्र समाज ने नवानन अभियान शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि ये छात्रों का गैर राजनीतिक मंच है और इसकी 3 प्रमुख मांगे हैं: पीड़िता को न्याय मिलना, मुख्यमंत्री और अपने पद से इस्तीफा दिए और अपराधी को मृत्युदंड दिया जाए। बेसिकली ये मूवमेंट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स रन कर रहे हैं, जो कि अभी बंगाल में एक अस्थिरता का कारण बन रहे हैं। सरकार को भी डर है कहीं उनकी कुर्सी न चली जाए। सर्वोच्च न्यायालय लगातार काम कर रही है और सर्वोच्च न्यायालय ने कि कोर्ट की हियरिंग में क्लियर भी कर दिया था कि डॉक्टर्स अपने काम पे लौट जाएं। हम लोग अब केस देख रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी से केस देखेंगे, आप निश्चिंत रहिए। मगर देखिए, छात्र और देश में ना प्रोटेस्ट करने का राइट हर किसी को है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो अगर ऐसा हो भी रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों को सरकार पर ट्रस्ट नहीं रह गया, इसलिए लोग आज भी कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में विरोध कर रहे हैं। भविष्य पर संकट। भारतीय युवाओं में विदेश जाकर पढ़ाई करने और वहीं कोई अच्छा रोजगार तलाश लेने की प्रवृत्ति पिछले कुछ समय से काफ़ी बढ़ी है। इसके लिए भारतीयों के पसंदीदा देशों में कनाडा भी शामिल है। हर वर्ष बड़ी संख्या में भारतीय युवा वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं। वहाँ छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ अस्थायी तौर पर नौकरी भी मिल जाती है। मगर अब कनाडा सरकार ने अपनी
आवर्जन नीति में बदलाव कर दिया है, जिससे वहां रह रहे भारतीय समेत अन्य देशों के विद्यार्थियों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। इनमें से बहुत से युवाओं को निर्वासन की चिंता सताने लगी है। इसके विरोध में सैकड़ों भारतीय छात्र कनाडा की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल कनाडा सरकार ने अब उन क्षेत्रों के विदेशी कामगारों को परमिट ना देने का फैसला लिया है जहां बेरोजगारी दर 6% या उससे ज़्यादा है। कम वेतन वाली अस्थायी नौकरियों के लिए परमिट 2 के बजाय 1 वर्ष के लिए जारी हो गए। उसका मकसद कनाडा की बढ़ती आबादी और बेरोजगारी दर को नियंत्रित करने के लिए अप्रवासियों की संख्या को सीमित करना है। बेसिकली इमिग्रेशन बड़ी चैलेंज बनता जा रहा है कनाडा को और विदेशों को, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन उनके देशों में आ रही है वो उस हिसाब से सस्टेन कर नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज में भी अस्थिरता सी बनी हुई है। क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं या फिर उदासीनता बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो उन्होंने निर्णय ये लिया कि भैया अब हम ऐसे नहीं किसी को आने देंगे, और आने भी देंगे तो जो कुछ जो लाइसेंस हैं, परमिट्स हैं, वर्क परमिट है वगैरह वगैरह है, ये हम सिर्फ कम कम अवधि के लिए देंगे ताकि आप आइए, अपना काम करिए और चले जाइए। सोशल बैलेंस बना रहे वहाँ पे, ये वहाँ के एक गवर्नर साहब का कहना है। कनाडा की नई आवर्जन नीति का सबसे ज़्यादा असर भारतीय छात्रों पर पड़ेगा जो छात्र पढ़ाई के साथ साथ अस्थायी नौकरी कर रहे हैं। उनके परमिट की अवधि जल्द ख़त्म हो जाने से उन्हें अपना खर्चा जुटाने मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भारतीय छात्र कनाडा में जगह जगह प्रदर्शन कर नई आवर्जन नीति का विरोध कर रहे हैं। देखते हैं क्या रहता है। हर किसी को अपनी पॉइंट रखने की आज़ादी होती है। सरकार जरूर संज्ञान में लेते हुए कुछ सकारात्मक पहल उठाएगी। बहरहाल 10 राज्यों के बसाए जाएंगे 12 औद्योगिक शहर। भारत सरकार का निर्णय है कि इंडस्ट्रियल सिटीज़ बनाई जाएंगी, इंडस्ट्रियल एरियाज़ देश के विभिन्न राज्यों में। इसके अलावा अर्थशास्त्र जगत में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास साहब ने कहा है कि यूपीआई रुपये की सही मायने में वैश्विक बनाने के प्रयास जारी हैं और आरबीआई की हर संभव प्रयास कर रही है कि यूपीआई को विदेशों में चालू करे। वैसे कर तो चुकी है मलेशिया, फ्रांस और यूएई, कई देशों में इस समय यूपीआई चल रहा है। देखिए, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, संयुक्त अरब एमिरेट्स, यूएई, मॉरिशस, नामीबिया, पेरू, फ्रांस। यूपीआई के होने से भारत का भी नाम वैश्विक पटल पे आगे बढ़ेगा। फिलहाल आज के लिए रखते हैं। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाएँ वो वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।